नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी, बहुत शानदार होंगे आप सभी और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी चल रही होगी पढ़ाई। तो भई जल्दी से क्लास के साथ सभी बच्चे जुड़ जाइए, हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है, सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार है और आप सभी बच्चे, आप सभी साथी एकदम बढ़िया हैं, एकदम ज़बरदस्त हैं, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो भई आ जाओ जल्दी से और क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं। सभी को राम-राम, गुड इवनिंग टू ऑल, सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम है। और आप सभी आ जाओ जल्दी से, आपका इंतज़ार है मुझे। जल्दी-जल्दी आइए, क्लास के साथ जुड़िए भई दोस्तों और ये भी बताते रहिए साथ के साथ कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी प्यारे साथियों तक मेरी ये जो आवाज़ है वो पहुँच रही है या नहीं? राधे-राधे सभी को, नमस्कार सभी को, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और गर्मी जो है वो धीरे-धीरे अपने चरम अवस्था पर पहुँचने ही वाली है। तो आगे आने वाले जितने भी महीने हैं खबरदार रहें। अभी आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये 5 से 6 महीने जो हैं, अभी आप लोग गर्मी, भारी गर्मी का सामना करने वाले हैं। तो इसीलिए अपने आप को तैयार रखें, डिहाइड्रेट ना होने दें, पानी पीते रहें और घर से धूप में ना निकलें बाहर बेटा, ठीक है? चलो आओ आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी चीज़ों को और आपका जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग कह रहे थे तंत्रिका तंत्र। तो ये जो तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर चल रहा था, इसमें मैं आपको पढ़ा रही थी आपके मस्तिष्क के भाग के बारे में। आपने कल की क्लास में क्या पढ़ा? आपने पढ़ा था कि जो तंत्रिका तंत्र होता है इसके अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी, या आपके ब्रेन के अध्ययन को कहा जाता है न्यूरोलॉजी, ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि आपके मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से 1400 ग्राम। आपका मस्तिष्क एक झिल्ली में बंद होता है जिसको कहते हैं मेनिंजिस मेम्ब्रेन, जिसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में पहला पार्ट था ड्यूरा मैटर, बीच वाला पार्ट था एरेकिनॉइड और तीसरा पार्ट था पायामीटर। ये आपने पढ़ लिए थे। और आपने पढ़ा कि आपका जो दिमाग होता है और आपकी जो ये स्पाइनल कोड है, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने बात करी थी आपके मस्तिष्क के भागों की। आपका मस्तिष्क 3 भागों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। आपने बात करी थी फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरिब्रम जो सबसे बड़ा भाग था, बुद्धि यहीं से आती थी। फिर थैलेमस जो आपको ठंडे गर्म का एहसास कराता था और फिजिकल पेन की फीलिंग कराता था। हाइपोथैलेमस सबसे खतरनाक भैया, इसको थर्मामीटर कहते हैं आपकी बॉडी का, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये आपको भूख, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा, इन सब की फीलिंग कराता है। फिर आपने मिड ब्रेन जो है उसके पार्ट पढ़े थे, सेरिबल पंडिकल और दोस्तों कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि आपके अग्र मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ते हैं और आपके सुनने और देखने को एक्टिव करते हैं। दोस्तों बात कर रहे थे हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन का सबसे पहला पार्ट सेरिबेलम, जो आप लोगों का बैलेंस बनाता है, बॉडी बैलेंस, और अल्कोहल से यही प्रभावित होता है, जिसको आपने लिटिल ब्रेन के नाम से भी जाना था, छोटा दिमाग, और जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ द लाइफ। फिर हमने बात करी मेड्यूला की, मज्जा की। बेटा मज्जा आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा था, जैविक क्रियाओं को। जैविक क्रियाएं क्या बताई थी? जैसे सांस लेना जरूरी है, पाचन जरूरी है, सर्कुलेशन, मतलब जितने भी सिस्टम है आपकी बॉडी के, वो मज्जा कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा हिचकी आना, डकार आना, उबासी आना, ये भी मज्जा कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से आपने बात करी थी आपके पश्चिम मस्तिष्क के भागों की। अब एक बचा था पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। तो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर आपको एक चीज बची थी दोस्तों, जिसका आपने नाम लिखना है हाइंड ब्रेन के साथ। आपने पढ़ना है एक और फैक्ट। क्या है वो फैक्ट? आपको पूछेगा कि जो हाइंड ब्रेन होता है, इसका जो पोन्स वाला पार्ट होता है, पोन्स, ये क्या काम करता है? हाइंड ब्रेन में जो पोन्स वाला भाग है दोस्तों, इसका काम भी श्वसन तंत्र को कंट्रोल करना होता है। तो ये भी क्या करता है? श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका भी काम होता है श्वसन तंत्र को नियंत्रित करना, ठीक है। तो इसका काम भी हो गया ये क्या करता है? कंट्रोल रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 कंट्रोल करते हैं। एक तो मैंने कल बताया ही था आपको, मेड्यूला ऑब्लिंगाटा, आपका मज्जा, वो भी कंट्रोल कर रहा था और साथ में पोन्स भी करता है। तो कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए कि श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है और ऑप्शन में मज्जा दिया हुआ है,
मेड्यूला दिया हुआ है तो आप मेड्यूला को ही सही बताएंगे, आप मेड्यूला को ही फिर सही बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको दोनों ऑप्शन में है तो मज्जा को ही सही बताना है, अगर मज्जा ऑप्शन में ही नहीं है तो तब आप पोन्स को सही बताकर चल सकते हो, ठीक है ना। सलोनी जी आपका स्वागत है भाई, स्वागत है आपका हमारी पहली क्लास में। आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं और बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोगों का जो मस्तिष्क है इससे संबंधित भागों को आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ न्यूरॉन के बारे में, तंत्रिका के बारे में। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन यानी तंत्रिका के बारे में, तंत्रिका के बारे में, न्यूरॉन, ठीक है। तो अब आपने हेडिंग डालनी है न्यूरॉन। मैम तंत्रिका क्या होती है, न्यूरॉन क्या होता है, आप लोग बताओगे। तंत्रिका तंत्रिकी, इनको कहते हैं तंत्रिका तंत्रिकी, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। तो तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है, आप कहते हो तंत्रिका को यानी कि न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन जो होता है इसको कहा जाता है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग कहोगे यूनिट ऑफ, सीधा सीधा लिख लेंगे फंक्शनल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट किसको कहा जाता है, न्यूरॉन को कहते हैं दोस्तों, तंत्रिका को कहते हैं, ठीक है। अब ये जो तंत्रिका होती है मैडम जी, ये जो तंत्रिका होती है ये हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। मतलब ये कैसी दिखती है, तो देखो एक न्यूरॉन का डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये है दोस्तों एक न्यूरॉन, ऐसी दिखती है आपकी तंत्रिका। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ये पूरे आपके शरीर में आपके दिमाग से लेकर आपके स्पाइनल कोड तक फैले रहते हैं और आपके शरीर में मैसेज रिसीव करते हैं दोस्तों। तो ये जो न्यूरॉन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसके बहुत से पार्ट होते हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। आप लोग बताकर चलोगे कि ये जो न्यूरॉन होता है हमारा, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो पिंक कलर से मैं बना रही हूँ ये वाली संरचना, ये क्या कहलाती हैं बच्चा, ये क्या कहलाती हैं, इनको कहते हैं डेंड्रॉइड्स। इनको कहा जाता है दुमिकाएं, हिंदी में दुमिकाएं भी कहा जाता है दोस्तों इनको हिंदी में। और हिंदी में ये कई बार डेंड्रॉइड्स के नाम से ही आ जाती हैं, हिंदी में ये कई बार दुमिका के नाम से आ जाती हैं और कई बार डेंड्रॉइड्स के नाम से आ जाती हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि दुम्मिकाएं या डेंड्रॉइट हमारी कौन सी कोशिका का भाग है, तो आप बताओगे ये हमारी तंत्रिका कोशिका का भाग है, ये हमारी न्यूरॉन सेल का पार्ट होती है जो दुम्मिकाएं हैं या डेंड्रॉइट्स होती हैं। मैम ये क्या करती हैं, तो इनका काम होता है रिसीव सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन सेल, यानी कि ये क्या करती हैं, ये सिग्नल को रिसीव करती हैं दोस्तों। इनका काम क्या होती है, तो आप बताओगे तंत्रिका कोशिकाओं से, या तो तंत्रिका कोशिका या मस्तिष्क लिखा जाएगा। तो तंत्रिका कोशिकाओं से संदेशों को ग्रहण करती है। तो दोस्तों जो संदेश आपके मस्तिष्क से आ रहे हैं ना वो यही ग्रहण करती है, ठीक है। तो इनका काम होता है कि तंत्रिका कोशिकाओं से संदेशों को ग्रहण करना। ये क्या काम करती हैं, आप बताएंगे रिसीव सिग्नल, रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन, अदर न्यूरॉन सेल। तो ये आपकी तंत्रिका कोशिकाओं से क्या करती हैं, सिग्नल को ग्रहण करती हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको आता है पेपर में, ठीक है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे पहले तो ये कोशिका किसकी कोशिका है ये पूछ लेगा। ये एक तंत्रिका कोशिका, एक न्यूरॉन है, ठीक है। मैम इसमें सबसे पहला भाग ये जो आपको दिख रही है पूंछ पूंछ की जैसी संरचना है, ये जो मैंने पिंक कलर से बनाई है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं डेंड्रॉइड्स। क्या कहते हैं बच्चा, इनको कहते हैं डेंड्रॉइड्स, दिख रहा है।
डेंड्रॉइड्स यानी हिंदी में भी डेंड्रॉइड्स आ जाता है लिखा हुआ, या दुमिकाएं इनको कह देते हैं हिंदी में। ये क्या काम करती हैं, तो देखो इनका काम लिखा हुआ है, ये तंत्रिका कोशिकाओं से संदेशों को ग्रहण करती हैं। भाई इसके जैसी जो एक और दूसरी तंत्रिका है, उससे जो मैसेज हैं वो ये रिसीव कर लेती है, यानी कि रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन सेल। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हें बीच में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ। ये पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी बोल दो या सोमा बोल दो, सोमा, हिंदी में कई बार इसको सोमा लिखा आता है, सेल बॉडी या सोमा। तो ये भी पूछा गया है कि सेल बॉडी या सोमा कौन सी कोशिका का भाग है, तो ये भी तंत्रिका कोशिका का ही भाग है, तो दूसरा पार्ट है सोमा। ठीक है, तो इसके पास, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। देखो इसके अंदर क्या है, ये दिख रहा है आपको केंद्रक। तो एक तंत्रिका कोशिका में केंद्रक कहाँ होता है, सोमा के अंदर पाया जाता है केंद्रक। तो केंद्रक आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, तो केंद्रक किसके अंदर पाया जाता है, सोमा वाले भाग में होता है केंद्रक, यानी सेल बॉडी वाले पार्ट में होता है केंद्रक। और इसी के अंदर इसका डीएनए वगैरह होता है, इसी के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, गुणसूत्र है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये जो पूरी संरचना दिख रही है, ये जो आपको पूरी यहाँ पर ये संरचना दिख रही है, इस पार्ट को कहते हैं एक्सोन। क्या कहते हैं, एक्सोन। तो प्यारे बच्चे, आपको पेपर में पूछा जाता है कि डेंड्रॉइड्स और एक्सोन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। डेंड्रॉइड्स और एक्सोन ये कौन सी कोशिका के भाग होते हैं, डेंड्रॉइड्स ऊपर हैं, ये जैसे ये डेंड्रॉइड्स है, और नीचे ये क्या है, ये एक्सोन है ये। तो डेंड्रॉइड्स और एक्सोन कौन सी कोशिका का भाग होते हैं, तो आप बताओगे तंत्रिका कोशिका का, न्यूरॉन सेल का। तो ये एक्सोन होते हैं दोस्तों, यहीं पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है आप लोगों के बनते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर मैसेज आए, वो मैसेज ऐसे 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 यहाँ पहुँचे, यहाँ से वो मैसेज फिर ऐसे ऐसे यहाँ पहुँचे, तो यहीं से मैसेज रिसीव होकर यहाँ पर पहुँचते हैं एक्सोन टर्मिनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो आपके सिग्नल हैं वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए आके मैं आपको चीज़ों को समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, एक्सोन वाले पार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संदेश बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संदेश बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कंडक्ट, आप लोग बताएंगे, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल बनेंगे। पेपर में आपको पूछ सकता है कि एक तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग है जहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं, तो आप कहोगे एक्सोन। एक्सोन पर बनते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है इस तरीके से पहुँचते हैं यहाँ, जिसको मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रही हूँ यहाँ, ये क्या है, ये है एक्सोन टर्मिनल, इनको कहा जाता है एक्सोन टर्मिनल। भैया एक्सोन का अंतिम भाग है, टर्मिनल का मतलब अंतिम भाग, एक्सोन टर्मिनल है, ये है एक्सोन टर्मिनल। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्यारे बच्चों जो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल थे ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक संदेश रासायनिक संदेशों में बदल जाते हैं, रासायनिक संदेशों में बदलना। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि एक तंत्रिका कोशिका के अंदर वो कौन सा भाग है जहां पर इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदल जाते हैं, जहां पर प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक संदेश है वो रासायनिक संदेशों में बदल जाते हैं। तो आप कहोगे ये पार्ट होता है एक्सोन टर्मिनल। यहाँ पे क्या होता है, चेंज्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल टू केमिकल सिग्नल, टू केमिकल सिग्नल। अब मुझे बता दो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, फटाफट बताओ, फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। ठीक है, ठीक, खुशबू प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप चीज़ों को अच्छे से बस समझे, पेपर क्लियर करें, इतनी ही हमारी आपसे गुजारिश है बच्चा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ अब यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चे, समझ में आई चीज़ें।
तो ये इतने पार्ट हैं जो आपको एक तंत्रिका कोशिका से पेपर में पूछे जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगी यहाँ पर, देखो पहला पार्ट हो गया डेंड्रॉइड्स। क्या काम करता है डेंड्रॉइड्स? जैसे मान लो ये एक तंत्रिका कोशिका है और ये एक तंत्रिका कोशिका है। इस वाली तंत्रिका कोशिका ने दिमाग से सिग्नल ले लिए, अब इनको इस वाली तंत्रिका कोशिका में पहुंचाने का काम कौन करता है? डेंड्रॉइड। तो डेंड्रॉइड्स ने क्या करा, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सिग्नल पहुंचा दिए, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका से सिग्नल को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। ठीक है, डेंड्रॉइड्स का काम। अब ये सिग्नल आए यहाँ पर सोमा बॉडी के अंदर। सोमा के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक में इसके क्रोमोसोम, डीएनए वगैरह, ये आप पहले ही जानते हो। ठीक है, बात करी हमने। फिर ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है इनको कहते हैं एक्सोन। एक्सोन भी एक ऐसा पार्ट है जो तंत्रिका कोशिका के अंदर होता है। यहाँ क्या होते हैं? यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं। जैसे बिजली आती है ना तारों में, ऐसे ही आपके शरीर में भी इलेक्ट्रिसिटी, आपके शरीर में भी इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं। इन्हीं के द्वारा मैसेज पहुंचते हैं एक अंग से दूसरे अंग में। तो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ बनते हैं? एक्सोन के अंदर। अब यही एक्सोन इलेक्ट्रिक सिग्नल को केमिकल सिग्नल में चेंज कर देगा। केमिकल्स आपकी बॉडी में जो बन रहे हैं, रसायन, हार्मोन, एंजाइम, उनमें कन्वर्ट कर देगा। कौन? ये एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट। तो एक्सोन का सबसे अंतिम भाग होता है एक्सोन टर्मिनल। यहाँ पर क्या होता है? ट्रांसमिटेड केमिकल एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू अदर न्यूरॉन सेल, एफर्टर सेल। यानी कि यहाँ पर आपका क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश रासायनिक संदेशों में बदलना, इसका इस पार्ट का भाग होता है। ठीक है, अब समझो बड़े ध्यान से एक चीज और देखो, जिन भी बच्चों को समझ नहीं आया मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक न्यूरॉन का डायग्राम है, ऐसा समझो। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? ये है डेंड्रॉइड्स वाले पार्ट। ये जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं डेंड्रॉइड्स है। क्या है बच्चा? डेंड्रॉइड्स। ठीक है, और ये जो बीच में मैं बना रही हूँ ये वाला पार्ट, ये सेल बॉडी है। ये क्या है? सेल बॉडी। इसके अंदर होता है केंद्रक, और केंद्रक में डीएनए गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट जो है ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये इनको कहते हैं एक्सोन। ये कैसा पार्ट है? एक्सोन। ये एक्सोन वाला पार्ट है बेटा। यहाँ पर क्या बन रहे हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होते हैं। यहाँ पर बन रहे हैं इलेक्ट्रिक संदेश। इलेक्ट्रिक संदेश यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक संदेश जो है यहाँ पर, ये क्या है? ये एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट है। ये है एक्सोन टर्मिनल। टर्मिनल मतलब अगला, लास्ट वाला सिरा। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल है दोस्तों, ये अंतिम, एक्सोन का अंतिम पार्ट है। ये क्या है? एक्सोन का अंतिम पार्ट, इसको कहते हैं एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, अब ये जो एक्सोन टर्मिनल है दोस्तों, यहाँ से ये जो आपके केमिकल ये है सिग्नल, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो है वो किस में चेंज हो जाते हैं? केमिकल सिग्नल में चेंज। तो यही तो पेपर में पूछेगा कि इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ पर चेंज होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिक संदेश रासायनिक संदेशों में कहाँ चेंज होते हैं? आपने कह दिया एक्सोन टर्मिनल पर। ठीक है, आपने कह दिया एक्सोन टर्मिनल पर। तो आपको ये जो पूरा यहाँ पे सेल का एक डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है? ये पूरी एक तंत्रिका कोशिका है। मैम ये वाली जो संरचना है इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं डेंड्रॉइड्स। क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड्स। इनको कहा जाता है डेंड्रॉइड्स या दूमिकाएं। दूमिकाएं, ये दूमिकाएं क्या करती हैं? ये एक उससे, जो ऐसा लिख लो कि आपका जो मस्तिष्क है उससे संदेशों को ग्रहण करके लाती हैं ये। तो लो मैंने सीधा लिख दिया, अब आपको समझ में आ जाएगा। मस्तिष्क से संदेशों को ग्रहण करती हैं, है ना। जो आपका मस्तिष्क संदेश भेज रहा है, संदेशों को ग्रहण करना इनका काम होता है, मस्तिष्क से आए संदेशों को ग्रहण करना। ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने क्या करा? सिग्नल को रिसीव करा। रिसीव सिग्नल फ्रॉम ब्रेन। आपके ब्रेन से ये सिग्नल को क्या कर रही हैं दोस्तों? रिसीव कर रही हैं। ये जो डेंड्रॉइड्स होती है दूमिकाएं। अब वो सिग्नल ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ पहुंचे। यहाँ ये सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जैसे घरों में आती है ना, वैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं आपके शरीर में।
ये यहाँ पर हो जाते हैं। अब ऐसे ऐसे ये आगे बढ़े तो ये यहाँ जाकर केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ बनते हैं और कहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये 3-4 संरचनाएं आपको तंत्रिका कोशिका से याद रखनी है। पहले आपको डेंड्रोइड्स का काम समझ आ गया, ये लिखा हुआ। फिर दूसरा आपको एक्सोन का काम समझ में आ गया, यहाँ इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं। और तीसरा आपको एक्सोन टर्मिनल का पार्ट समझ में आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं। लो, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है बेटा, ठीक है। अब आओ आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक और क्रिया होगी। अब यहाँ पर एक और क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी मैम यहाँ पर? तो यहाँ पर आप लोगों को एक और न्यूरॉन जुड़ता हुआ दिखेगा। जैसे ये एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट है, इसी के यहाँ पर एक और न्यूरॉन आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। जैसे मैं इसके नीचे एक और न्यूरॉन बनाऊं ऐसे करके, ये है डेंड्रोइड, ऐसे ये रही डेंड्रोइड्स, ये डेंड्रोइड्स वाले पार्ट है, ठीक है, ये डेंड्रोइड्स वाले पार्ट है। ये जब अंदर से चला तो ये एक्सोन वाला पार्ट है, ये एक्सोन वाला पार्ट है। और यहाँ पर ये हो जाते हैं इनके टर्मिनल। ये तो आपको दिख रहा है कि एक तंत्रिका का जो एक्सोन टर्मिनल वाला पार्ट है, इसी से आकर पीछे की तरफ से दूसरा एक और न्यूरॉन जुड़ रहा है। एक और न्यूरॉन मैंने जोड़ दिया और एक और न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा यहाँ से जुड़ रहा है, ठीक है। जैसे ही एक न्यूरॉन है, ये मेरा एक हाथ है, एक न्यूरॉन है, ये डेंड्रोइड्स है, ये एक्सोन पार्ट है, ये एक्सोन टर्मिनल है। इसी एक्सोन टर्मिनल से दूसरा ऐसे न्यूरॉन आकर जुड़ जाता है। ऐसे जुड़ते चले जाते हैं सारे न्यूरॉन आपके शरीर में। तो ये क्या है दोस्तों? ये एक्सोन टर्मिनल है, ये सॉरी ये क्या है? डेंड्रोइड। और ये वाला पार्ट एक्सोन टर्मिनल था, ये एक न्यूरॉन है, इसके डेंड्रोइड्स यहाँ है। तो दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्रोइड्स हैं वो टर्मिनल पार्ट से आकर जुड़ेंगे ऐसे, फिर एक और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ऐसे, फिर एक और यहाँ पे आके आकर जुड़ जाएगा ऐसे। ऐसे सारी तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती जाती हैं। तो ये जो यहाँ पर जगह बनी, ये जो एक्सोन टर्मिनल से दूसरे उसके न्यूरॉन के डेंड्रोइड्स वाले हिस्से आकर जुड़ रहे हैं, इस जगह को कहते हैं सिनेप्टिक नोड। क्या कहते हैं इसको? सिनेप्टिक नोड कहते हैं। सिनेप्टिक एंड या सिनेप्टिक नोड क्या कहते हैं दोस्तों? सिनेप्टिक। ये पेपर में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, या इसी को सिनेप्सिस के नाम से भी जानते हैं, सिनेप्सिस। तो कई बार सिनेप्सिस के नाम से आ जाता है, कई बार आपको सिनेप्टिक नोड एंड के नाम से आ जाता है। तो आपको पूछा जाता है कि वो संरचना जहां पर एक न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल पार्ट और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रोइड पार्ट आकर जुड़ते हैं, यानी एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सिनेप्टिक नोड या फिर सिनेप्सिस उसको कहते हैं। ये आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको सिनेप्सिस की तरह पूछा जाता है। बारहसिंगा जैसा लग रहा है तुम्हें, ये बिल्कुल लग रहा होगा, लेकिन ये आपकी तंत्रिका कोशिका है, याद रखना, है ना। अब आपको समझ में आ गई? वॉइस स्लो है, ठीक है बेटा। अलग अलग डेफिनेशन लिखवा दी है। डेंड्रोइड्स की डेफिनेशन ये लिख रही, एक्सोन के लिए डेफिनेशन तो कोई है ही नहीं, मैंने आपको ये लिख दिया। और बेटा एक्सोन टर्मिनल के लिए आपको मैंने ये लिख दिया। तो सारी चीजें आपको यहीं से क्लियर हो गई हैं, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे आपको यहाँ पे चीजें पूछी जाएंगी कि एक एक्सोन जब दूसरे एक्सोन से सॉरी एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, उस संरचना को क्या कहते हैं। जैसे मैं इसके पीछे एक और न्यूरॉन को जोड़ दूं, ये तो सेल बॉडी हो गई, ये इसके डेंड्रोइड्स हैं, देखो ये जुड़ गए आकर, ये जुड़ गए, ये इसके डेंड्रोइड्स हैं, ये जुड़ गए, देखो डेंड्रोइड्स आकर, ये है ना, ये इसका एक्सोन वाला पार्ट हो गया, फिर ये इसका टर्मिनल वाला पार्ट हो गया, इससे आके फिर ऐसे ही कोई डेंड्रोइड वाला पार्ट जुड़ जाएगा। तो ये जो यहाँ संरचना बनी, इसी को कहते हैं सिनेप्सिस। सिनेप्सिस इसी को कह देते हैं सिनेप्सिस। तो मैंने अभी अभी आपको पीछे दिखा दिया। ऐसे ही सारे न्यूरॉन जुड़ते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, ठीक। तो बस ये हो गया आपका ये चैप्टर खत्म। अब थोड़ा सा आपको स्पाइनल कोड के बारे में और बताना है मुझे। स्पाइनल कोड जो आपकी ये मेरू रज्जु होती है, ये जो आपकी स्पाइनल कोड है, इसके बारे में क्या बताना है। ये जो स्पाइनल कोड होती है, ये आपकी एक मोटी मसल होती है, ठीक है। ये क्या काम करती है? ये आप लोगों की प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है।
प्रतिवर्ती क्रियाएं मतलब रिफ्लेक्स रिएक्शन। तो आइए बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करती है? स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहा जाता है मेरू रज्जु। दोस्तों जो मेरू रज्जु है ये क्या काम करेगी? ये आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पेपर में प्रश्न बनाए बेटा यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से, मैं लिख रही हूँ PYQ, प्रश्न बनाए बेटा यहाँ से, ठीक है। यही प्रतिवर्ती क्रियाओं पर कि शरीर के अंदर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो आप कहोगे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तो लिख लीजिएगा यह है प्रतिवर्ती, यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसका काम होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना, ठीक है। तो ये क्या करती है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। लिखेंगे इट कंट्रोल्ड रिफ्लेक्स रिएक्शन ऑफ बॉडी, रिफ्लेक्स रिएक्शंस ऑफ बॉडी। भैया रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, रिफ्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। जैसे आप लोगों ने गर्म बर्तन को छुआ है ना, गर्म बर्तन गैस पे रखा हुआ है, आपने उसको छू लिया और एकदम से छोड़ देते हो, ऐसे करते हो है ना। आपको कहीं जा रहे हो, कांटा चुभ गया, एकदम ऐसे करते हो, पैर को ऊपर उठा लेते हो, ठीक है। और आप लोगों की तरफ कोई कुछ फेंके तो सबसे पहले आंखों को ऐसे करते हो। तो मतलब आप जब गर्म बर्तन को पकड़कर एकदम से छोड़ रहे हो, कांटा लगने पर एकदम से पैर पीछे खींच रहे हो, है ना। कोई तुम्हारी तरफ कुछ फेंके तो तुम एकदम से ऐसे कर रहे हो दोस्तों। मुंह में लार आ रही है आप लोगों की, खाना देखते ही मुंह में लार आ जाती है भैया, तो ये आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ये दिमाग कंट्रोल नहीं कर रहा, इनको आपकी स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर लेती है। ये स्पाइनल कॉर्ड ही सिग्नल भेज देती है आपको कि हाथ पीछे खींच ले भैया, गर्म बर्तन है। तो तुम एकदम से कितनी रैपिडली करते हो ये काम, है ना। तुम कहीं जा रहे हो, कांटा चुभा, आपको वो चुभन महसूस हुई, कांटा चुभ गया, पैर खींच ले भैया, तो मतलब ये ऐसे पैर आपने खींच लिया। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो लिखोगे मुंह में लार का आना, मुंह में लार आना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है दोस्तों। सलाइवा सीक्रेशन, आपको पता है आपके मुंह में लार आती है, सलाइवा सीक्रेशन, ठीक है। आपको पता है गरम बर्तन छूने पर हाथ खींचना, ठीक है। गरम बर्तन छूने पर हाथ खींचना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ठीक है। पुल्स हैंड ऑन टचिंग हॉट यूटेंसिल्स, गरम बर्तन छूने पर हाथ पीछे खींच लेना, ये एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रियाओं के ही एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। ये सब किसके द्वारा आपके कंट्रोल होते हैं? मेरू रज्जु के द्वारा। बस ये पूछेगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक, समझ में आ गई ना बात? अब बताओ जल्दी से। आग नहीं लगती, बिजली आती है हमारे शरीर में, तभी तो हमें करंट लग जाता है, क्योंकि हमारे अंदर भी केमिकल इलेक्ट्रिक सिग्नल बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में भी करंट आ जाता है, और सारे जितने भी न्यूरॉन है वो भट 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 ऐसे डैमेज हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है हमारे अंदर भी, जब हमें बिजली लगती है, बिजली पकड़ लेती है, तभी तो हमारी क्या हो जाती है प्यारे बच्चे? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से समझाने की आपको बात कर रही हूँ, फिर से मैं आपको एक बार यहाँ से चीज़ें समझा रही हूँ, उनको समझने की कोशिश करना। मैंने कहा ये आपके शरीर की तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन सेल है, ठीक है। ये न्यूरॉन कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका आपके शरीर की, और जिसकी पुनः जनन क्षमता सबसे कम है, या पहले लिख चुके हो, ठीक है। अब ये जो तंत्रिका कोशिका होती है कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है। इसके सबसे आगे वाले भाग को कहते हैं डेंड्रॉइड। ये डेंड्रॉइड ही आपके दिमाग से मैसेज को कलेक्ट करके पूरी कोशिका में भेज रहे हैं आगे की तरफ, आगे आगे ऐसे सिग्नल ऐसे ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। तो ये जो आपके दिमाग ने सिग्नल भेजे वो दुम्बिकाओं में पहुंचे, दुम्बिकाओं ने सिग्नल को आगे पहुंचाया। ये कैसे सिग्नल थे? इलेक्ट्रिक सिग्नल थे दोस्तों, जो आपके दिमाग से आई ये इलेक्ट्रिक सिग्नल थे।
इलेक्ट्रिक सिग्नल यहीं पर आप लोगों के क्या होंगे, बनेंगे। मतलब यहाँ से तो इन्होंने तो ब्रेन से सिग्नल को रिसीव कर लिया, ये सिग्नल ऐसे ऐसे आगे पहुंचे, तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको कहते हैं एक्सोन। एक्सोन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पर आपके बने, है ना। ब्रेन के सिग्नल यहाँ रिसीव हो गए, वही ब्रेन के सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कहाँ जाकर कंप्लीट हुए, कहाँ जाकर कन्वर्ट हुए, एक्सोन में। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल आगे जाकर केमिकल में कन्वर्ट होंगे, तो ये काम होता है एक्सोन टर्मिनल में। क्या तुम्हें इतनी सी चीज समझने में परेशानी हो रही है बच्चा? क्या इतनी सी चीज समझने में दिक्कत हो रही है? डेंड्रॉइड्स ने दिमाग से मैसेज कलेक्ट करे, वो आगे पहुंचे एक्सोन में, एक्सोन में जाकर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हुए, इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करा, चलन चलन ऐसे करके आगे बढ़े, ठीक है। जैसे कोई बिजली तारों में आती हुई दिखती है वैसे ही आगे बढ़े, और फिर ये लास्ट में जाकर किसी तंत्रिका कोशिका के लास्ट में जाकर केमिकल्स में कन्वर्ट हो गए। केमिकल जो आपकी बॉडी में केमिकल्स भरे हुए हैं, आपकी बॉडी में रसायन भरे हुए हैं, तो केमिकल्स में जाकर ये कन्वर्ट हो गए। तो कहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल बने, कहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुए, यही चीज़ तो याद करनी है आपको, यही तो पूछेगा पेपर में। अब इसी एक्सोन टर्मिनल से दूसरा न्यूरॉन आकर चिपका होता है, फिर ये केमिकल्स के थ्रू पहुंचते हैं अगले न्यूरॉन के अंदर, इसमें पहुंचे, है ना। फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज हो गए, फिर ये ऐसे 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 क्रम चलता चलेगा। तो आप लोगों को सिर्फ ये याद रखनी है 3 संरचनाएं और इनसे संबंधित तथ्य क्या क्या होंगे वो, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब मैंने आप लोगों को स्पाइनल कोड के बारे में भी बता दिया कि स्पाइनल कोड आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स रिएक्शन। रिफ्लेक्स रिएक्शन के उदाहरण पूछ सकता है, मुंह में लार आ जाती है खाने को देखते ही, बेटा गर्म बर्तन को छूने पर हाथ पीछे खींच लें, और एक कांटे वाला जो बताया वो याद रखना, कांटे वाला, कांटा छूने पर कांटा हमारे पैर में एकदम से चुभ जाए तो पैर हम पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई है, ये आप लोगों की पूरी बॉडी में फैली हुई है, ठीक है। कीपैड नहीं आ रहा है दोस्तों, तुम्हें दिखाती वरना। ये आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं तंत्रिकाएं, दिमाग से आपके स्पाइनल कोड में, स्पाइनल कोड से आगे आपकी पूरी बॉडी में, ठीक। चलो तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ जो कि है आप लोगों का नर्वस सिस्टम। आइए भाई अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हम लोग, सॉरी, नर्वस सिस्टम के बाद डिजीज। डिजीज वाला चैप्टर आपका बचा हुआ है, इसको अब हम करेंगे। होप अब आपको चीजें जो हैं समझ में आई होंगी, ठीक। चलो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि डेंड्रॉइड्स किस कोशिका का भाग है, आपने कहा तंत्रिका कोशिका का। एक्सोन किस कोशिका का भाग है, आपने कहा तंत्रिका कोशिका का। वो संरचना जो एक तंत्रिका कोशिका को दूसरी तंत्रिका कोशिका से जोड़ती है क्या कहलाती है, आपने कहा सिनेप्सिस। उस संरचना को कहते हैं सिनेप्सिस, या दो न्यूरॉनों के बीच की जो जगह है उसको क्या कहते हैं, सिनेप्सिस। मतलब एक न्यूरॉन ये, एक न्यूरॉन ये, दोनों जुड़ रहे हैं, इनके बीच की जगह को क्या कह रहे हैं, सिनेप्सिस, ठीक है। ऐसे पूछेगा। तंत्रिका कोशिका में इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ बनते हैं, आपने कहा एक्सोन में। इलेक्ट्रिक सिग्नल केमिकल सिग्नल में कहाँ कन्वर्ट होते हैं, आपने कहा एक्सोन टर्मिनल में। ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलो अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज डिजीजेस। डिजीजेस यानी कि रोग। बात करते हैं अब रोगों के बारे में। प्यारे दोस्तों, जो रोग होते हैं इनको बांटा गया है 2 भागों में। बीमारियां 2 भागों में बांटी गई है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में बीमारियों को बांटा है, आप बताते हो। एक होते हैं आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, ठीक है। एक होते हैं प्यारे बच्चे आनुवांशिक रोग, जिसको कहते हैं जेनेटिक डिजीज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जेनेटिक डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस, ठीक है। और मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि 10 तारीख को आपकी बुक्स पर सेल आ रही है। आप जानते हो ना, हर 10 तारीख को बुक पर सेल आती है। इस 10 तारीख को भी बुक्स पर सेल है, जिसमें रेलवे विज्ञान बुक आपको अवेलेबल है। आप चाहो तो उस बुक को खरीद सकते हो। बाकी दूसरी बुक्स भी सेल के अंदर हैं, तो आपको कम प्राइजेस पर, आधे प्राइजेस पर वो बुक हैं जो मिलेंगी बेटा सेल के अंदर। कैसे खरीदना है, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाना है, बुक वाले सेक्शन में जाना है, और वहां से आप अपनी पसंदीदा बुक को परचेज कर सकते हो, ठीक है। चलो अगली बीमारी जो होती है वो होती है आनुवांशिक रोग के बाद अर्जित रोग।
दूसरी बीमारी है दोस्तों अर्जित रोग, जिनको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, जिनको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड डिजीजेस। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीजेस। तो दो तरीके की होती हैं बीमारियां, एक आनुवांशिक रोग होते हैं दोस्तों और एक होते हैं अर्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है, अच्छा मैम आनुवांशिक रोग कैसे होते हैं? ऐसी बीमारियां जो हमारे जन्म से होती हैं हमारे अंदर, मतलब जब हमारा जन्म हुआ तभी से बीमारियां हमारे अंदर थी, मम्मी के पेट से आती हैं बीमारियां। ठीक है, तो लिखोगे वे रोग, वे रोग जो जन्म से, जो जन्म से विकसित होते हैं, जन्म से होते हैं, ऐसा लिख लो सीधा सीधा, वे रोग जो जन्म से होते हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे डिजीजेस, डिजीजेस बाय बर्थ, ऐसी डिजीजेस जो हमारे अंदर बाय बर्थ होती हैं, जन्म से होती हैं प्यारे बच्चों। एक तो उनको हम कहते हैं आनुवंशिक रोग, और मैम दूसरा, तो दूसरा ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती हैं भैया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलेंगी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती हैं। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती हैं, ये बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती हैं। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे स्प्रेड वन जनरेशन, स्प्रेड वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती हैं दोस्तों, है ना, स्प्रेड वन जनरेशन टू अनदर, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। क्लास तो बिल्कुल भी नहीं रुक रही है बच्चा, अक्षित बेटा कॉपी पेस्ट ना करें, क्लास यहाँ पे बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल अच्छे से चीज़ें यहाँ पर आपको चल रही हैं। आओ आगे बात करते हैं। मैम ये पीढ़ी, ये बीमारियां ऐसी हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे सबसे पहले मानकर चले हमारे दादा दादी में थी, फिर हमारे अंदर आई, फिर हमसे हमारे बच्चों में गई, उनसे उनके बच्चों में गई, उनसे उनके बच्चों में, तो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी ये बीमारियां, है ना। इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, इलाज होता तो एक ही पीढ़ी में ख़त्म हो जाती, दूसरी पीढ़ी में जाती ही नहीं फिर, तो क्योंकि इनका कोई इलाज नहीं है इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो या तो तुम्हारे अंदर जन्म से होगी, जब तुमने जन्म लिया मम्मी के पेट से ही आएंगी, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये फैलेंगी, है ना। क्लास रुक रही है क्या, एक बार मुझे बताना। यहाँ तो बिल्कुल सही चल रही है क्लास, ठीक है। हाँ, जरूरी थोड़ी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए बेटा, जरूरी थोड़ी का मतलब हम क्या बता सकते हैं, आप लोग बताओगे कि ये आती हैं प्यारे बच्चे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो जरूरी जो है उसको मैं भी बताऊंगी कि किस तरीके से जाएंगी। ठीक है, किस तरीके से जाएंगी वो बात अभी हम आपको समझाएंगे। अब आओ आगे बात करेंगे कि जो अर्जित रोग होते हैं, एक्वायर्ड डिजीजेज जो होती हैं, ये क्या है, तो ये बेटा जन्म से नहीं होती। आप बताएंगे जन्म से नहीं होती, ऐसी बीमारियां जो जन्म से नहीं होती हैं, जन्म से नहीं होती हैं, नॉट बाय बर्थ, नॉट बाय बर्थ। भाई ये जन्म से नहीं होती हमारे अंदर, ये बाद में होती हैं, ये बीमारियां बाद में होती हैं, जन्म लेने के कभी भी हो सकती हैं। जैसे कल को मुझे खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, डेंगू हो जाए, टाइफाइड हो जाए, बुखार हो जाए, कोई भी बीमारी, तो कोई भी ऐसी बीमारी जो जीवन काल में आपको कभी भी हो सकती है, वो होते हैं अर्जित रोग। ठीक है, यानी कि ये जन्म से नहीं थी, ये बाद में हुई है हमारे अंदर। तो वो रोग जो जन्म से होते हैं उनको तो आनुवांशिक रोग कहते हो, वो रोग जो जन्म से नहीं होते उनको अर्जित रोग कहते हो। ठीक है, क्लियर। और ये बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं फैलती, क्योंकि भैया ये आनुवांशिक नहीं है, ये एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाएंगी, ये 2-3 दिन में, महीने 2 महीने में खत्म हो जाएंगी, उसके बाद ये नहीं फैलेंगी, क्योंकि इनका इलाज है, क्योंकि इनका इलाज है। 1-2 बीमारी को छोड़कर, जैसे एड्स वगैरह आप अब पढ़ोगे तो वो अलग है, वो अपवाद है। ठीक है, अब ये जो अर्जित रोग है इनको 2 भागों में बांटा गया है बच्चों, अर्जित रोगों को 2 भागों में बांटा है। तो बात करते हैं कि अर्जित रोग जो होते हैं, अर्जित रोग जिनको आप कहते हो एक्वायर्ड डिजीज, ये जो एक्वायर्ड डिजीजेज होती हैं इनको हमने 2 भागों में बांटा है। मैम कौन कौन सी होती हैं ये, तो ये होती हैं प्यारे साथियों, आप बताकर चलते हो,
एक होती है संक्रमित रोग, ठीक है, संक्रमित रोग, जिसको आप कहते हैं संक्रमित रोग, यानी कि इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीजेस, संक्रमित रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस। और दूसरी होती हैं असंक्रमित रोग, असंक्रमित रोग, ठीक है, दूसरी है असंक्रमित रोग, जिनको कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, जिनको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो दोस्तों आप लोगों ने बताया कि जो संक्रमित, ये जो रोग अर्जित रोग है, इनको दो भागों में बांटा है। संक्रमित यानी इन्फेक्शियस, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो बीमारियां फैले, ठीक है। तो संक्रमित रोग कौन से होते हैं? ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती है, ये व्यक्तियों में फैलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं। आनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हैं, ये व्यक्तियों से। जैसे अभी मुझे जुकाम हुआ है, मेरी फ्रेंड मेरे घर आई, तो मेरी फ्रेंड मेरे पास बैठी, मैंने छींका, तो जो मेरे अंदर वायरस है वो उसको लग सकते हैं, तो उसको भी जुकाम हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। जब मेरी फ्रेंड अपने घर जाएगी, वो अपने मम्मी पापा के पास बैठेगी, वो छींकेगी तो उसके मम्मी पापा को हो सकता है फिर जुकाम। उसके पापा जब ऑफिस जाएंगे, अपने ऑफिस में छींकेंगे तो ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनको हो सकता है। तो मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। जैसे कोरोना आपने देखा था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कोरोना कितनी जल्दी फैल रहा था, तो क्या वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैला था? कहोगे नहीं, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैला था। ठीक है, क्लास बहुत रुक रुक कर चल रही है, नीलेश बोल रहे हैं। बेटा आपका डिजीज चैप्टर बचा हुआ है, जिसको मैं पूरी कोशिश करूंगी 3 क्लासेस में खत्म करने की। फिर उसके बाद आपकी बॉटनी बची हुई है 3 क्लासेस की, और 2 क्लासों का क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक आपके बचे हुए हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैम संक्रमित रोग जो होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारियां कौन सी होती हैं, तो उनको कहते हैं संक्रमित रोग। तो ये क्या होती हैं? स्प्रेड वन जनरेशन, स्प्रेड वन जनरेशन, सॉरी स्प्रेड वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारियां फैलती हैं। ठीक है मैम, ये असंक्रमित रोग, तो ये बच्चा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, है ना, तो आप लोग लिखोगे नहीं फैलते हैं, ये नहीं फैलते बेटा, ये ऐसी बीमारियां हैं जो नहीं फैलती हैं, नॉट स्प्रेड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारियां नहीं फैलेंगी, है ना। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो अगर उसको डायबिटीज़ है, उसके पास आप बैठोगे तो आपको भी डायबिटीज़ हो जाएगा क्या? कहोगे नहीं मैम, डायबिटीज़ तो अलग कारणों से होता है, वो किसी वायरस से नहीं होता, किसी बैक्टीरिया से नहीं होता जो फैल जाएगा, वो तो इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी जिसके भी शरीर में होगी वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो किसी व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी वो बीमारी। जैसे किसी को कैंसर है, कैंसर नहीं फैलता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, है ना। किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं, वो भी नहीं फैलेगा। किसी का बीपी है, हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, वो भी नहीं फैलेगा। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। ठीक है, अब ये जो संक्रमित रोग होते हैं, इनके कुछ टाइप होते हैं। संक्रमित रोगों को आपने कुछ पार्ट्स में बांटा है। जैसे ये बीमारियां जो होती हैं, ये बीमारियां जीवाणु से हो सकती हैं। संक्रमित रोगों के कुछ कारक हैं, जैसे बैक्टीरिया फैला सकता है इन बीमारियों को, ठीक है, जैसे विषाणु फैला सकता है इन बीमारियों को, विषाणु यानी कि वायरस। तो वो बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं, ठीक है। और दोस्तों आप बताकर चलते हो कवक से होती हैं, कवक, फंगस, ठीक है। और दोस्तों आप बताकर चलते हो प्रोटोजोआ से होती हैं, प्रोटोजोआ। ये सारी बीमारियां संक्रमित बीमारियां हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ। तो ये सारी बीमारियां क्या होती हैं? संक्रमित बीमारियां हैं। यानी ये 4 कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारियां फैलती हैं। तो कभी भी पूछे कि जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, ये किस प्रकार की बीमारियों के भाग हैं, तो आप कहोगे संक्रमित रोगों में आते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज में। ठीक है,
ठीक है मैम। जीवाणु क्या होता है? जीवाणु, जीवाणु होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन बीमारी फैलाएंगे। जैसे अभी मेरे हाथों में बहुत सारे जीवाणु लगे हुए होंगे, दिख रहे हैं? नहीं। जब मैं इन्हीं हाथों से खाना खा लूंगी तो मेरे शरीर में पहुंच जाएंगे और कुछ भी कर सकते हैं, बीमारी। तो जैसे अब मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की। तो आइए सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो आइए हेडिंग डालेंगे बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहले मैं आपको संक्रमित रोग पढ़ाऊंगी और संक्रमित के अंदर बैक्टीरियल डिजीजेस की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जीवाणु जनित रोग हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जीवाणु जनित रोग दोस्तों, है ना, ऐसी बीमारियां जो हमारे अंदर बैक्टीरिया करता है। अब बैक्टीरिया को याद करने वाली बीमारियों की एक ट्रिक है, जैसे कि आप लोग बताओगे पंडित का टीका। पंडित का टीका आपने देखा तो होगा, पंडित जी टीका लगाते हैं, तो पंडित का टीका न्यू है। ये ट्रिक है दोस्तों। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं? जीवाणु से होने वाली बीमारियों को याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक है ये, पंडित का टीका न्यू है ना। कैसे बनेगा? तो एक ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है दोस्तों। ये एक ट्रिक है मैम, इससे कैसे बीमारियां बनेंगी? तो पैसे बनता है प्लेग, पैसे बनता है दोस्तों प्लेग। तो कभी भी पूछेगा कि प्लेग किसके ना कारण होने वाली बीमारी है? जीवाणु से होता है प्लेग। कैसे बनेगा? डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया रोग होता है, डिप्थीरिया ये भी किसके कारण होता है? तो आप कहोगे ये डिप्थीरिया रोग भी होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, आपको तैसे बनेगा तपेदिक, तपेदिक जिसको कहते हैं आप लोग टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, ये भी किसके कारण होता है? आप बताकर चलते हो, बैक्टीरिया से। का से बनेगा काली खांसी, काली खांसी दोस्तों, है ना, काली खांसी, वूफिंग कफ जिसको कहते हो। तो ये जो वूफिंग कफ नाम की बीमारी है, काली खांसी किसके कारण होती है? आप बताते हो बैक्टीरिया के कारण होती है। मैम टी से बनेगा टीटेनस, टिटनस रोग के बारे में सबने सुना है, टिटनस। तो टिटेनस नाम का जो रोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। और टेटनस के साथ साथ यहाँ पर टाइफॉइड भी बनेगा, टाइफॉइड। तो टाइफॉइड भी आपको पूछता है पेपर में कि टाइफॉइड किसके कारण होने वाली बीमारी है। भाई आप में से कई बंदों को हुआ भी होगा टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो होता है इसका कारण होती है जीवाणु। ठीक है, समझ में आई बात? आओ आगे बात करते हैं। हाँ बेटा सोनम बिल्कुल करेगा, सोनम बच्चा बिल्कुल करेगा। का से बनेगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग प्यारे दोस्तों, कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं बच्चा? लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, कोड भी कई बार इसको बोलते हैं। मैम न्यू से क्या बनेगा? न्यूमोनिया। तुमने पढ़ा होगा निमोनिया के बारे में, सुना होगा ना, निमोनिया छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, बड़ों में भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर छोटों में, निमोनिया। ठीक है, ये भी आपका एक ऐसी बीमारी है जीवाणु से होने वाली। और हैजा, हैजा के बारे में तो तुमने सबने सुना होगा, है ना, हैजा। तो ये सारी बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया के कारण। देखो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन बनता है ना पेपर में, वो ये बनता है कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। जैसे आपको पेपर में दे दे कि टाइफाइड रोग किसके कारण होता है, ऑप्शन दे देगा विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो आपको पहचानना है कि टाइफाइड एक जीवाणु के कारण होता है। आपको दे दे टेटनस रोग किसके कारण होता है, तो आप बताओगे टेटनस भी जीवाणु के कारण होता है। या दे देगा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है, तो ऑप्शन दे देगा, तो आपको पहचानना है कौन सी बीमारी जीवाणु से होती है। ये सारी बीमारियां जीवाणुओं से होती हैं। ये ट्रिक के साथ आप इतनी बीमारियों को याद कर सकते हो, एक दो बीमारी अलग से भी लिखवाऊंगी, ठीक है ना। चलो, चिकनगुनिया वायरस से होता है बेटा। सिफिल्स जो होता है वो भी आपका जीवाणु से होता है, वो लैगिक रोग है, अभी उसको कराएंगे, ट्रिक के बाहर। ठीक है, तो चलो आ जाओ, एक एक करके चीजों को करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्लेग। सबसे पहले हम लोग प्लेग के बारे में पढ़ेंगे। प्लेग सबसे पहली बीमारी है प्लेग। जो प्लेग नाम का रोग होता है ये किसके कारण होता है? इसका पैथोजन क्या है भाई? पैथोजन का मतलब रोगाणु, पैथोजन मतलब रोगाणु, मतलब रोग को फैलाने वाला अणु। तो
आपको पता है कि भैया ये जो आपका प्लेग रोग है ये जीवाणु के कारण होता है, तो पैथोजन यहाँ पर लिखोगे जीवाणु, बैक्टीरिया। हम जितनी भी बीमारियां पढ़ रहे हैं सबका पैथोजन बैक्टीरिया ही है। ये सारी बीमारियां जो हमने अभी लिखी हैं सब बैक्टीरिया से होती हैं, क्योंकि हमारी हेडिंग ही है बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। यहाँ एक भी बीमारी ऐसी नहीं है जो वायरस कर देगा, ये सारी बीमारी जीवाणु करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। इसीलिए पैथोजन सबका जीवाणु है। रोगाणु जब भी पूछेगा तो आप बताकर जीवाणु चलेंगे, इस बीमारी का भी और जो अभी लिखवाई है उन सब का। अब दूसरा पॉइंट कि मैम जीवाणु का नाम क्या होता है। इस जीवाणु का नाम, वो जीवाणु जो हमारे अंदर प्लेग फैलाता है, तो जीवाणु का नाम होता है यर्सीनिया, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है। आप लोग लिखेंगे यर्सीनिया पेस्टिस, तो ये बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों, यर्सीनिया पेस्टिस। तो ये बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर क्या करता है, प्लेग रोग करता है, यर्सीनिया पेस्टिस। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है भाई, यर्सीनिया पेस्टिस। मैम ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है, ये बैक्टीरिया कैसे हमारे शरीर में पहुंचता है, तो प्लेग रोग का कारक पूछेगा आपको। कारक मतलब वेक्टर, वेक्टर मतलब जो इस बैक्टीरिया को हमारे शरीर तक लेकर जाता है। इस बैक्टीरिया को हमारे शरीर तक ले जाने का काम करते हैं चूहे, तो ये बैक्टीरिया चूहों में होता है दोस्तों। तो पेपर में आता है कि प्लेग रोग का कारक किसको कहते हैं, प्लेग रोग का कारक क्या है, तो आप कहते हो रैट्स, यानी कि चूहे करते हैं दोस्तों इस बीमारी को। प्लेग रोग का जो जीवाणु है वो चूहों में रहता है, चूहों के अंदर एक पिस्सू रहता है दोस्तों, छोटा सा कीड़ा। वो कीड़ा जब आपके शरीर पर गिर जाए और आपको काट ले तो उसके पास होता है बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में चूहों के द्वारा पहुंचता है, चूहों के अंदर पिस्सू होता है, उस पिस्सू के पास ये बैक्टीरिया है, और ये पिस्सू जब हमें काटता है तो तब हमें कर सकता है प्यारे बच्चे प्लेग रोग, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट कि ये जो प्लेग रोग होता है इसका एक और नाम क्या है, तो नाम मैं देखो यहाँ लिख रही हूँ, इसको हम लोग ब्लैक डेथ कहते हैं, ब्लैक डेथ, काली मृत्यु। तो कभी भी आपको पूछे कि काली मृत्यु किस बीमारी को कहा जाता है, तो प्लेग को कहते हैं काली मृत्यु, क्योंकि इसमें हमारा पूरा का पूरा शरीर काला पड़ जाता है दोस्तों, पूरा शरीर काला पड़ जाता है। तो इस बीमारी को काली मृत्यु भी कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं, ठीक है। अब इस बीमारी के कभी सिम्टम नहीं पूछेगा ये आपको, ना पूछेगा, इस बीमारी के प्रकार पूछ सकता है कि ये जो प्लेग है ये कितने टाइप्स का होता है। तो प्लेग नाम का जो बीमारी है ये आपके कई टाइप की होती है। जैसे पहला होता है बुबोनिक प्लेग, बुबोनिक प्लेग। तो बुबोनिक प्लेग जो होता है ये एक ऐसा प्लेग है जिसमें इन्फेक्शन हमारे बुबोनिक, हमारे ब्लड में जिसका जिनमें इन्फेक्शन हो जाता है, बुबोनिक प्लेग। तो देखो नाम से पता चल रहा है, बैसे बुबोनिक और बैसे ब्लड। तो इसमें हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड है वो संक्रमित हो जाता है, रुधिर इन्फेक्शन हो जाता है बेटा, ब्लड में हो जाता है इन्फेक्शन और पूरा ब्लड काला पड़ जाता है, तो पूरा शरीर आपका काला पड़ जाएगा। तो इसमें रुधिर में संक्रमण हो जाता है इस बैक्टीरिया का, इसी संक्रमण के कारण हमारा पूरा शरीर जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं, पूरे शरीर में काला काला पूरा शरीर हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। एक तो इसका हो गया बुबोनिक प्लेग, है ना, एक तरीके का। दूसरा होता है सेप्टिसेमिक, सेप्टिसेमिक प्लेग, दूसरा है सेप्टिसेमिक प्लेग, ठीक है। अगर हम लोग बुबोनिक प्लेग का इलाज नहीं कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है फिर सेप्टिसेमिक प्लेग में, ठीक है। तो बुबोनिक प्लेग अगर ठीक नहीं हुआ तो वो फिर सेकंड स्टेज में चला जाएगा सेप्टिसेमिक प्लेग में। इसमें आपका लीवर भी खराब हो जाएगा अब, है ना, पहले ब्लड में इन्फेक्शन हुआ फिर ये सेप्टिसेमिक बन गया और आपका अब लीवर भी डैमेज हो जाता है। तो सेप्टिसेमिक प्लेग के अंदर हमारा लीवर, हमारा यकृत भी खराब हो जाएगा। और इसका तीसरा जो टाइप होता है वो होता है दोस्तों न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिया के बारे में तो सुना ही है, तो वैसा ही होता है न्यूमोनिक प्लेग, सांस लेने में अब दिक्कत होने लगेगी, जिसको कहेंगे हम लोग न्यूमोनिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग। इसमें हमारे फेफड़े जो हैं लंग्स वो खराब हो जाएंगे। तो ये तीन तरीके का होता है जो प्लेग होता है। इसमें क्या होगा बच्चा, हमारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, फेफड़े, हमारे लंग्स इसमें खराब हो जाएंगे। तो ये आपने पढ़ा यहाँ पर प्लेग के बारे में।
इतनी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। डॉग में भी होता है, नहीं बेटा डॉग से तो रेबीज होता है, रेबीज वो अलग पढ़ोगे, वो विषाणु में है, वो विषाणु में है बेटा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपने देखा इतनी चीजें आपको प्लेग के बारे में पढ़नी है कि प्लेग को काली मृत्यु भी कहते हैं, पूछ सकता है विच बैक्टीरियल डिजीज इज नोन एज ब्लैक डेथ, किस जीवाणु जनित रोग को काली मृत्यु कहते हैं, ऐसे पूछ सकता है। आप कहोगे प्लेग को कहते हैं। प्लेग का कारक पैथोजन क्या है, आपने कहा जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु का नाम यार्सिनिया पेस्टिस, ये किसमें रहता है बैक्टीरिया या इस प्लेग को करने वाला कारक, तो आप कहोगे ये होता है चूहे, है ना। और प्यारे बच्चों ये कितने प्रकार का होता है प्लेग, 3 तरीके का। बुबोनिक प्लेग जिसमें हमारे ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है, सेप्टिसेमिक, अगर बुबोनिक का इलाज ना हो तो सेप्टिसेमिक में कन्वर्ट होगा, लीवर खराब, और सेप्टिसेमिक का इलाज ना हो तो ये लास्ट न्यूमोनिक प्लेग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें हमारे फेफड़े खराब, और फेफड़े खराब होते हैं तो फिर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इतनी बीमारियां आज हमने समझी हैं, कल की क्लास इससे आगे की तरफ चलेगी, कल पूरी की पूरी बैक्टीरियल डिजीज मैं आपको करा दूंगी, है ना। अब हम चलते हैं अपने क्लास को ख़त्म करने की तरफ। तो प्यारे बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में हम करेंगे दोबारा से चीज़ों को, ठीक है, क्लियर। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। आगे की तरफ पढ़ेंगे कल।